डॉक्टर पूनम सिंह फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन, योर एजुकेटर। आज हम इंटेस्ट एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 150 पे दी है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर ट्रेट मे इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वो कौन से दो मेथड्स या वेज हैं जिसके थ्रू किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर ट्रेट के इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो सकता है। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं, इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब पहले हम इस मेथड को समझते हैं। सपोज कोई भी एक वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में अराइज हुआ और वो उसके लिए फेवरेबल है। इसका एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी दिया था कि एक पॉपुलेशन है जिसमें एफिड्स हैं जो कि ब्लैक कलर की हैं। सपोज 3 एफिड्स जो है वो ब्लैक कलर की हैं और एक ग्रीन कलर की अराइज हुई यहाँ पे। अब क्योंकि ये डिफरेंट है, ये जो ग्रीन कलर की जो एफिड है ये डिफरेंट है और ये अपने सराउंडिंग्स में जहाँ पे ये फीड कर रही है ग्रीन प्लांट्स पे, लीव्स पे, उस पर मर्ज कर रही है, तो ये प्रेडेटर्स को नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से नेचुरली ये सिलेक्ट हो रही है और जब ये इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहे हैं नेचुरली बिकॉज इसका प्रेडेशन नहीं हो रहा, तो ये रिप्रोड्यूस करेगी और अपने इंडिविजुअल्स को बढ़ाएगी। अब इसके रिप्रोडक्शन में कुछ और मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं और वो मैकेनिज्म्स हैं न्यूट्रिशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब ये नेचुरली सिलेक्टेड वेरिएशन रिप्रोड्यूस करता है तो हमको पता है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जब तभी होता है जब इंडिविजुअल्स को प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल हो और उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी फेवर कर रहे हो। तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इन फैक्टर्स के अंदर जो इसकी पॉपुलेशन का जो ट्रेट है वो बढ़े, उसके इंडिविजुअल्स आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किसी भी पॉपुलेशन का कोई पर्टिकुलर ट्रेट किस बाई चांस और बाई एक्सीडेंट बढ़ जाता है और वो ट्रेट उस स्पीशीज के पॉपुलेशन में सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो भी सकता है या वो नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो फीचर्स जो हैं वो किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के ट्रेट्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के पूरे लाइफ टाइम स्पैन में जो भी वो ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करता है वो इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में स्पेंड कर रहा होता है, जी रहा होता है, तब उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में और वो चेंजेस जब उसकी सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी सेल्स में होते हैं तो वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस तब तक इनहेरिट नहीं होते जब तक कि वो उसकी जर्मिनल सेल्स में ना जाए। जब ये चेंजेस जो उस वक्त उसकी बॉडी में हो रहे हैं अगेंस्ट सम क्लाइमेटिक कंडीशंस उसकी जर्मिनल सेल्स में नहीं जाते हैं, तब तक वो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होते हैं। तो आई होप आपको इसका आंसर इस तरह से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सोमैटिक सेल्स एंड दी जर्मिनल सेल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एडॉप्ट होती हैं वो इस तरह से होती हैं। खाली जर्मिनल सेल्स वाली जो एडाप्टेशंस हैं वो ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होती है। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है,
Why are small numbers of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो स्मॉल नंबर्स ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स हैं प्रेजेंटली, वो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक कॉज ऑफ वरी या कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स हैं वो धीरे 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 डिक्लाइन हो रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल वो इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइगर है वो टॉप प्रेडेटर है और वो अपने हर्बीवोर्स के जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखता है। तो अगर टाइगर्स नहीं होंगे तो इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉज ऑफ वरी हमारी ये है क्योंकि इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। और दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न हमारा ये है कि अगर टाइगर की स्पीशीज एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम प्लेनेट अर्थ बिकॉज ऑफ सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बिकॉज ऑफ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इसके जो जीन्स हैं वो हमेशा के लिए जो अर्थ के प्लेनेट पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके जीन के पूल से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएंगे और उनको हम दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉज ऑफ कंसर्न है हमारा ये जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाना और उनको हेल्प करना टू इंक्रीज इन नंबर्स। अब हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 151 पे दी गई है उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीशीज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा कोई भी नई स्पीशीज अराइज हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी नई स्पीशीज जो अराइज होती है उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नंबर 1 एंड नंबर 2। नेचुरल सिलेक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन वो मैकेनिज्म है जिसमें कोई भी एक पॉपुलेशन है उसमें कोई वेरिएंट अराइज होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और वो वेरिएंट जो है वो उस कंडीशंस में एडेप्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है जिससे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैकेनिज्म होता है। और वो वेरिएंट आगे जाके जो भी यहाँ पे एक वेरिएंट पॉपुलेशन से बना है वो वेरिएंट आगे जाके एक नई स्पीशीज को बना देता है। यहाँ से एक न्यू स्पीशीज अराइज हो जाती है, न्यू स्पीशीज यहाँ पे एक बन जाती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है न्यू स्पीशीज अराइज होने का वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है और ये एक्सीडेंटल होता है। एक्सीडेंटल और बाय चांस। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज एक पॉपुलेशन है रैबिट की जिसमें 10 इंडिविजुअल्स हैं, 10 रैबिट्स हैं, जिसमें से 8 रैबिट्स जो हैं वो ब्राउन कलर के उनका फर कोट है और 2 यहाँ पे जो रैबिट्स हैं उनका कोट कलर जो है वो वाइट है। अब जहाँ पर भी ये रैबिट्स रह रहे हैं उनकी हैबिटेट में फॉरेस्ट फायर ब्रेक हो जाती है और उस फॉरेस्ट फायर में ये ब्राउन कोट वाली जो भी रैबिट्स हैं वो डेड हो जाते हैं और जो 2 रैबिट जो वाइट कोट वाले थे वो उस वक्त वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, वो बाई चांस कहीं फॉरेजिंग के लिए गए थे, तो वो दोनों के दोनों वो बच जाते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 बचे हुए यहाँ पे रैबिट्स हैं ये आगे रिप्रोड्यूस करते हैं और एक नई स्पीशीज को अराइज कर देते हैं। तो इस तरह से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो बाई चांस हो रही है, क्योंकि बाई चांस उनके हैबिटेट में एक नेचुरल डिजास्टर हुआ और एक पॉपुलेशन वहाँ से एक अराइज हो गई। तो इस तरह से हम 2 फैक्टर्स से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यू स्पीशीज पॉपुलेशन में अराइज होती है। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन स्पीशिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज।
व्हाई और व्हाई नॉट। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज है जिसका कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, तो ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है क्या उस स्पीशीज के नई स्पीशीज बनने के लिए एक मेजर फैक्टर है या नहीं है। अगर वो है तो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो भी क्यों है। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले समझते हैं। सबसे पहली कॉन्सेप्ट इसमें है स्पीसिएशन। स्पीसिएशन स्पीसिएशन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज में से कोई भी एक नई स्पीशीज का अराइज होना बिकॉज ऑफ एनी एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज, ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक प्लांट है जिसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद ही उसमें सीड सेटिंग होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन। यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब यह है कि कोई भी एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज है, वो कहीं एक एरिया में सपोज यहाँ पे ग्रो कर रही थी, उसके साथ बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे थे और वो अच्छे से प्रोपोगेट कर रही थी, लेकिन इसके कुछ सीड्स किसी कारण से मतलब एजेंट्स के थ्रू एक हिल के दूसरे साइड में, जो कि इस एरिया से ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, वहां पे गए और इस स्पीशीज ने यहाँ पर भी ग्रो करना शुरू किया, इसके प्लांट्स यहाँ पर भी ग्रो करे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस तरह से जो ये स्पीशीज है प्लांट की, ये ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिल। यहाँ वाले जो प्लांट के सीड्स थे वो यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे ग्रो हो गए, तो क्या जो यहाँ से प्लांट के जो जीन्स इधर गए हैं वो इससे नई स्पीशीज बनाएंगे या नहीं, जबकि वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग है। तो इसमें ये बात समझने की है कि ऑल्दो यहाँ पे प्लांट का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया है, लेकिन सिंस ये जो प्लांट स्पीशीज है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो जो जिस तरह की सीड सेटिंग यहाँ पे थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन होगी, उसी तरह की सीड सेटिंग यहाँ पे थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन होगी और कोई भी नई स्पीशीज यहाँ पे नहीं बनेगी, प्रोवाइडेड दोनों जगह पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम है। तो इस तरह से इसका आंसर ये है कि इसमें कोई भी नई स्पीसीएशन मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट स्पीशीज है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग। इस इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduces asexually? Why or why not? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक asexually reproducing species में स्पीसिएशन के लिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या एक मेजर फैक्टर हो सकता है? अगर वो हो सकता है तो क्यों, और अगर वो नहीं हो सकता तो भी क्यों? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी 1 फुट हिल एरिया में कुछ स्पीशीज के इंडिविजुअल्स यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और ये जो स्पीशीज है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पे मड एटसेट्रा आ जाता है, जिससे कि कुछ इंडिविजुअल्स तो यहाँ पे डेड हो जाते हैं और ये कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे ये ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये लैंडस्लाइड की वजह से एक ही पॉपुलेशन के 2 ग्रुप्स बन गए, और यहाँ पे ये जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से स्पीसिएशन होगा या नहीं होगा, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है जिसमें कि एक ही पेरेंट होता है,
तो ये नॉर्मल में रिप्रोडक्शन करते रहेंगे और उनके नेक्स्ट स्पीशीज में कोई चेंज नहीं होगा। और सेम मैकेनिज्म यहाँ पर भी होता रहेगा, क्योंकि ये एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका एक ही पेरेंट होता है और इनकी जो प्रोजेनी होती है वो भी बिल्कुल पेरेंटल टाइप होती है, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर हो भी गया है तो भी दोनों साइड्स पे, दोनों जगह पे कोई भी स्पीसिएशन होने का चांस नहीं होता इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इनइफेक्टिव होता है इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज। अब हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी के पेज 156 पर दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमिन हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन एवोल्यूशनरी टर्म्स। इसमें यह पूछा गया है कि वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल दीजिए जो ये डिटरमिन करती हैं कि कोई भी दो स्पीशीज एवोल्यूशनरी टर्म्स में किस तरह रिलेटेड है। तो इसका एग्जांपल है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स किन्हीं भी दो स्पीशीज में वो दो ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शंस जो होते हैं उन दो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं ह्यूमन बींग्स में आर्म्स, फोर लिव्स और 4 limbs ऑफ बर्ड्स, यानी कि विंग्स। अब हम इन स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो ह्यूमन बींग्स की जो 4 लिम्स हैं वो डिफरेंट टास्क को करने के लिए कैपेबल हैं, जो कि 4 लिम्स ऑफ बर्ड से टोटली डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का जो प्लान ऑफ स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सेम होता है। यहाँ पे 4 लिम्स बर्ड्स में मॉडिफाई हो गई हैं टू अटेन द फंक्शन ऑफ फ्लाइट, जो कि इससे एकदम डिफरेंट है। तो इस तरह से 4 limbs of human beings are homologous to the 4 limbs of birds। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि इन दोनों में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, ओरिजिन भी सिमिलर है, लेकिन इन दोनों की फंक्शंस अलग अलग हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेके समझ सकते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स दो स्पीशीज में वो दो ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। दोनों ही केस में जो विंग्स हैं वो फ्लाइट के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। जो विंग्स ऑफ बर्ड्स होते हैं वो मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं, जबकि जो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके एक्सोस्केलेटन का एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं। तो इन दोनों ही ऑर्गन्स के फंक्शंस तो सिमिलर है, लेकिन उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिन है, वो डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स के स्टडी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह दो स्पीशीज एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं या रिलेटेड नहीं है। आई होप आपको ये आंसर अब क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, कैन विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ बैट कंसिडर्ड अ होमोलोगस ऑर्गन, व्हाई और व्हाई नॉट। इसमें यह पूछा है कि बटरफ्लाई का विंग और बैट के विंग को क्या हम होमोलोगस ऑर्गन मान सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो भी क्यों। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं
wings of butterfly and wings of bat। अब हम देखते हैं ये किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हैं वो उनके एक्सोस्केलेटन यानी कि काइटिन का एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं जो कि इसके विंग्स को बनाते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। और जो विंग्स ऑफ बैट है ये विंग्स उनकी 4 लिम्स के मॉडिफिकेशन है जो कि फ्लाइट एडेप्टेशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए ये होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है क्योंकि इनके ओरिजिन सेम नहीं है लेकिन फंक्शन इनके सेम है। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनके ओरिजिन सेम नहीं होते लेकिन फंक्शन सेम होते हैं उनको हम होमोलोगस ऑर्गन नहीं कहते हैं, उनको हम एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो इस तरह से हम इस को समझ सकते हैं कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है। इस इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इसमें यह पूछा गया है कि फॉसिल्स क्या होते हैं और वो हमें प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में क्या बताते हैं। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो जो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स के रिमेन्स हैं जो कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स में प्रिजर्व हो गए हैं और जब हम अर्थ की डिगिंग करते हैं लेयर्स की तब वो हमको मिले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के हमें फॉसिल्स मिलते हैं और जब हम उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि उनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आज जो हमारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिखाते हैं या डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो इस तरह फॉसिल्स का प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन की स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसका बेस्ट एग्जांपल देकर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फॉसिल ऑर्गेनिज्म हमको डिस्कवर हुआ और उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इस ऑर्गेनिजम्स को हमने लिविंग फॉर्म में नहीं देखा, इसका हमें सिर्फ फॉसिल स्ट्रक्चर ही मिला। जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता लगा कि इस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रेप्टिलियन है, रेप्टाइल से मिलते हैं और इसके काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स से मिलते हैं यानी कि एप्स ग्रुप ऑफ एनिमल से मिलते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद जब हमने ये देखा कि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स फॉसिल है ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। अगर हमको ये आर्कियोप्टेरिक्स नहीं मिलता तो हमें ये पता नहीं चलता कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल्स से ही हुआ है थ्रू द सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो यही फॉसिल्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है।